क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या है? बड़ा पाठ है, 3 दिन में होगा, अपने शनिवार तक हो जाएगा ये। क्षेत्रीय आकांक्षाएं पूरा पाठ कहानी के हिसाब से चलेगा। अपने 1980 तक पढ़ा था कल इंदिरा गांधी को, 1980 तक पढ़ा था। अब इंदिरा गांधी हत्या क्यों होती है वो आज या कल में बताऊंगा, ठीक है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होता है? क्षेत्र और राष्ट्र। क्षेत्र यानी कोई क्षेत्र विशेष, जैसे कोई राज्य की मांग करें वो क्षेत्र हो जाएगा, और पूरा राष्ट्र यानी एक देश भारत। 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है। किस दशक को? 1980 के दशक को। 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग। स्वायत्तता क्या होता है बताया था पहले मैंने बहुत बार, बताओ। नहीं, स्वतंत्रता को तो बोलते हैं अलगाव। अलगाव यानी अलग होना। स्वायत्तता यानी ज्यादा अधिकारों की मांग, हमें ज्यादा अधिकार दो। तिब्बत का उदाहरण बताया था मैं तुम्हें। तिब्बत में चीन ने कहा था हम स्वायत्तता ज्यादा देंगे तुम्हें, लेकिन दी नहीं उन्होंने। तो स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में जाना जाता है। किस दशक को? 1980 के दशक को। एक प्रश्न ये हो गया कि किस दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में जाना जाता है? 1980 के दशक को। और किस दशक को खतरनाक दशक मानते हैं? 1960 के दशक को ना। तो 1980 को देखा जा सकता है। इस दौर में देश के कई हिस्सों से स्वायत्तता की मांग उठी। किसकी मांग उठी? स्वायत्तता की, यानी हमें ज्यादा अधिकार दिए जाएं। और इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया। किसको पार किया? संवैधानिक हदों को। संवैधानिक हद को पार कैसे किया? संविधान में जैसे अधिकार है, तुम किसी का विरोध कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अहिंसात्मक रूप से। हड़ताल तुम कर सकते हो, भूख हड़ताल कर सकते हो, किसी का विरोध कर सकते हो, लेकिन अहिंसात्मक रूप से। नहीं तुम तोड़फोड़ करने लग जाओ, गाड़े जलाने लग जाओ, बस तोड़ने लग जाओ, रेल की पटरी उखाड़ने लग जाओ, तो फिर वो संवैधानिक हद को पार करना होता है। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन ने संवैधानिक हदों को क्या किया? पार किया, यानी संविधान का क्या किया? उल्लंघन किया। समझ में आ रहा है? यानी बहुत सारे ने क्या, हमें स्वायत्तता दो, और स्वायत्तता की मांग के लिए उन्होंने हिंसात्मक आंदोलन चलाए। पटरियां तोड़ दी, बस तोड़ दी, बस को जला दिया, ऐसे बहुत सारे काम किए उन्होंने स्वायत्तता की मांग के लिए। इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में क्या उठाए? हथियार उठाए। क्या उठाए? हथियार उठाए। बहुत सारे सरकार से लड़ने लगे, यानी देश के अंदर कैसी स्थिति बन गई? गृह युद्ध की। कैसी? गृह युद्ध की। सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई भी की, और इस क्रम में राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। राजनीतिक बाधाएं आई और चुनावी बाधाएं भी इसमें आई, क्योंकि सरकार ध्यान किस पर लग गया? इन अवरोधों को दबाने में, विरोधों को दबाने में। आश्चर्य नहीं कि स्वायत्तता की मांग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे, बहुत लंबे समय तक चलते रहे। और इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। सरकार ने इसको कैसे सोल्व किया? बातचीत द्वारा। कैसे? बातचीत यानी सुलह के द्वारा। किसके द्वारा? सुलह के द्वारा इन मामलों को शांत करा। ऐसा नहीं सरकार ने लड़ी झगड़ा किया, सेना भेज दी, युद्ध कर दिया, ऐसा नहीं किया। सरकार ने बातचीत द्वारा इस मामलों को, सभी मामलों ठंडा किया। अथवा स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूह से समझौते करने पड़े। बहुत सारे समझौते करेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे। बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सका। बातचीत का लक्ष्य रखा गया कि विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर निपटा लिया जाए। यानी विवाद के जो मुद्दे हैं, कैसे मुद्दे? विवाद के मुद्दों कैसे सुलझाए जाए? संविधान के दायरे में रहकर। विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर सुलझाया जाए, यानी संविधान में जो लिखा है वैसे अपन मांग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। यानी संविधान के दायरे में रहकर सुलझाया जाए। ठीक है, सुलझाया जाए। थोड़ा कठिन पाठ है इसलिए ध्यान से पढ़ना, आका मत करना। विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर समझाया जाए, निपटा लिया जाए। बहरहाल समझौते तक पहुंचने की यह यात्रा बड़ी दुर्गम रही। दुर्गम यानी कठिन रही, और इसमें जब तब हिंसा के स्वर भी उभरे। बहुत सारे इसमें विरोध हुए, हिंसा भी हुई। भारत सरकार का नजरिया। किसका नजरिया? भारत सरकार ने आंदोलन कैसे देखती थी? क्या विरोध में देखती थी? नहीं, भारत सरकार ने अच्छा देखती थी। कैसे नजरिए से? अच्छा, क्योंकि मांग तो होती है, तुम्हारी मांग है बहुत सारी। स्टाफ पूरा गया तो भी कुछ और मांग रहती है कि हमारे पानी कैन रखा दो, ऐसा रखा दो, बहुत सारी मांगी होती है सब स्टूडेंट की, वैसे इनकी मांग थी। तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हुए विविधता के एक बुनियादी सिद्धांत, क्योंकि भारत विविधता वाला देश है, बहुत सारे राज्य यहाँ पे, अलग अलग संस्कृतियां हैं। कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई राजस्थानी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई असम बोलता है, अलग अलग भाषाएं बोलता है सब। बहुत सारी संस्कृतियां यहाँ पे, अलग अलग संस्कृति। तमिलनाडु में तुम जाओगे और लुंगी पहनते हैं,
अपन आगे पेंट शर्ट पहन रहे हैं, कोई धोती पहन रहा है, कोई कुर्ता पहन रहा है, सबकी अलग अलग संस्कृति। भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा, मूल संविधान में है अपने। हमने एकता की भावधारा से बंधे एक ऐसे सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया था जिसमें इस समाज को आकार देने वाली तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रही। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। भारतीय राष्ट्रवाद ने, किसने? भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। संतुलन साधने की कोशिश की है, याद रहेगा। यानी इतनी सारी विविधताएं हैं, फिर भी उनमें क्या रखी है? एकता, और कोशिश की है। यानी देश को अलग ना करे, देश को हम सबको एक रहना है, विविधता में एकता। राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि क्षेत्र को नकार दिया, देश का मतलब ये नहीं कि आप राज्य की मांगों को ना माने। इस अर्थ में भारत का नजरिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा है। यूरोप में ऐसा नहीं है, जहां सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा गया। यूरोप की अगर हम बात करें, किस महाद्वीप की? यूरोप महाद्वीप की। यूरोप में अगर सांस्कृतिक विविधता हो अपने भारत में से, तो आप उसे किस रूप में देखते हैं? खतरे के रूप में। किस रूप में? खतरे के रूप में। किसको? सांस्कृतिक विविधता को। किसको? सांस्कृतिक विविधता को। सांस्कृतिक विविधता को भारत में इनको अच्छा लक्षण देखा जा रहा है कि विविधता है इतनी सारी, लेकिन अगर यूरोप महाद्वीप की बात करें तो वहां पे सांस्कृतिक विविधता को अच्छे रूप में नहीं देखा जा सकता। वो उन्हें अपने लिए खतरा मानते। क्या मानते हैं? खतरा मानते हैं कि एकता के लिए खतरा। जी अपन तो इसको अच्छा मानते हैं, विविधता में एकता। भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है और लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, अपनी खुद की क्षेत्र की पहचान, आकांक्षा, अपनी इच्छाएं अथवा किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी कर सके, यानी उनकी बात को आगे पहुंचा सके। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और बलवती होती हैं। साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और इन्हें इसमें भागीदारी भी दी जाएगी। देश को कानून बनाएगा तो उसमें क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान रखा जाएगा और सबकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। समझ में आ रही बात? ऐसी व्यवस्था में कभी कभी तनाव या परेशानी भी खड़ी हो सकती है, लेकिन सब जगह अपन बातचीत से काम नहीं कर सकते। बहुत बार विवाद भी उठता है, तनाव भी होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता की सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं जरूरतों पर भारी पड़े। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्षेत्रीय सरोकार के कारण राष्ट्र की वृहत्तर आवश्यकताओं से आंखें मूंद ले। बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती है, राष्ट्र उन पर आंखें बंद कर ले, उन पर कोई ध्यान नहीं दे। ऐसा भी हुआ है। जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो, साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, वहां क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है। अब अपन पढ़ेंगे तनाव के दायरे। क्या पढ़ेंगे? कि तनाव कहां कहां होता है। पहले अपन पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर, तनाव के दायरे कि किन किन राज्यों में अपनी समस्या भारत के अंदर, है ना। पहले एक राज्य आ रहा है इसमें, नागालैंड। एक राज्य कौन सा है? बहुत भारी समस्या थी यहाँ पे, लेकिन सबसे शांत राज्य है। लेकिन जब ये बना था उसमें बहुत सारी समस्याएं थी। नागालैंड और फिर मिजोरम, और फिर कौन सा देश आ रहा है? राज्य आ रहा है मिजोरम। ये दो राज्य हैं। इन दो राज्य अभी राज्य है वर्तमान में, लेकिन पहले इन्होंने दोनों ने मांग क्या उठाई कि मैं देश से क्या कर दो? अलग कर दो, यानी अलगाव की धारणा। किसकी धारणा? नागालैंड और मिजोरम ने क्या मांग की? भारत से अलग होने की। प्रश्न पूछ ले कि भारत से अलग होने की राज्यों ने मांग की शुरुआत में, याद रहेगा। भारत से अलग होने की मांग की नागालैंड और मिजोरम ने। दक्षिण भारत में भी आंदोलन चलता है, द्रविड़ आंदोलन। कौन सा? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में केवल तमिलनाडु नहीं आएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, 3-4 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश। इन्होंने मांग किसकी की? द्रविड़स्तान की। किसकी की? द्रविड़स्तान की, यानी अलग देश बनाने की मांग की। द्रविड़स्तान की मांग यानी अलग देश बनाने की मांग की। लेकिन बाद में आंदोलन केवल तमिलनाडु तक सीमित रह गया। शुरुआत में ये दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्यों में था, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, 4-5 राज्य थे, उड़ीसा।
इन्होंने मांग की कि हमें द्रविड़स्तान नाम का अलग देश दो। क्या दो? अलग देश दो। लेकिन फिर आपको पता है कि भारत का संविधान एकता और अखंडता की बात करता है, कोई किसी को अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई बाहर से जुड़ सकता है लेकिन यहां से अलग नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको आंदोलन को बाद में दबा दिया गया। लेकिन तमिलनाडु में आज भी चलता है हिंदी विरोधी आंदोलन, तमिलनाडु में आज भी चलता है। अब हिंदी इतनी नहीं बोलते लोग, हिंदी का विरोध करते हैं क्यों? मानते अपनी भाषा कौन सी बोले? तमिल बोले। ठीक है, तो दक्षिण भारत में भी द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों ने एक समय अलग राष्ट्र की मांग उठाई थी। खासकर तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन चला। किस राज्य में? तमिलनाडु में। बताया मैंने अभी, तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन, पहले में हमने पढ़ा तो सही था ना, हिंदी विरोधी आंदोलन आज भी चलते हैं वहां पे। हिंदी विरोधी आंदोलन शुरुआत में चला कि आप हिंदी को क्या बना रहे हो? राजभाषा। ध्यान रखना, हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। क्या है? राजभाषा, राजकीय कार्यों की भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। इस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है ना, ये बात ध्यान रखना। हिंदी क्या है? राजभाषा। क्या है? राजभाषा। तो तमिलनाडु के लोगों ने हिंदी को राजभाषा बनाने का क्या किया? विरोध किया 1966 में। अब अपन बात करें 1950 के दशक में। 1950 के दशक के उत्तरार्ध से पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज उठानी शुरू की थी। किस राज्य ने? पंजाब ने। 1950 में कहा उन्होंने हमें अलग बनाओ, और अपने पढ़ा पहले पार्ट में क्या पढ़ा कि 1966 में कब 2 राज्य बनते हैं? कौन कौन से? पश्चिम बंगाल कहां से है? पंजाब और हरियाणा दोनों बने। 1966 में बन गए क्योंकि 1950 के दशक में पंजाबियों ने कहा हमें अलग राज्य दो, और फिर 1966 में सरकार बात मानती है और पंजाब हरियाणा 2 अलग अलग राज्य बना देती है। बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड में इसे आंदोलन हुए। तो अपन पढ़ा नवंबर 2000 के अंदर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन भी होता है, वो भी इसे मांगों के कारण होता है। ठीक है, अभी लास्ट राज्य कौन सा बना? अंतिम राज्य नया बना हुआ है जो कौन सा है? तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती है ना। पहले हैदराबाद थी उनकी, फिर अलग होगी। अब अपन बात करेंगे जम्मू कश्मीर। ये नक्शा दे रखा है। जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या राज्य है? क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? अब जम्मू कश्मीर में कितने भाग है? 3 भाग में देखो, एक तो है जम्मू, एक है कश्मीर, और एक सोनम वांगचुक। कौन सा है? लद्दाख। एक है लद्दाख। पहले एक ही थे दोनों, अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। ये दोनों अलग है, ये अलग है। जम्मू में कौन रहते हैं? सर्वाधिक हिंदू। कौन रहते हैं? हिंदू। कश्मीर में रहते हैं मुसलमान, और लद्दाख में कौन रहते हैं? बौद्ध और हिंदू बराबर हैं। सोनम वांगचुक बौद्ध है, बौद्ध भी हैं और हिंदू भी हैं। ये जाते हैं यहाँ पर, ये धर्म यहाँ पे रहते हैं, इन धर्मों के लोग। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की समस्या मैंने तुम्हें पहले बात में बताई थी शायद, कबायली हमला होता है। पहले यहाँ पे एक धारा कौन सी चलती है? अनुच्छेद 370। 11वीं क्लास में पढ़ा होगा तुमने, अनुच्छेद 370 कि जम्मू कश्मीर को ज्यादा स्वायत्तता दी गई। इसका देश का अलग संविधान था, अलग झंडा था, तुम वहां पे जमीन नहीं कर सकते, बहुत सारे कानून थे उसमें। लेकिन ये 5 अगस्त है ना, 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया केंद्र सरकार द्वारा, और उसके बाद राज्य का दर्जा समाप्त है। 370 धारा हट चुकी है, अनुच्छेद 370, और वर्तमान में वहां पे केंद्र शासित प्रदेश है, यानी केंद्र के द्वारा वहां पे शासन होता है, राज्य वो अब नहीं है। ठीक है, तो आपने जैसा कि आपने गत वर्ष पढ़ा है कि जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया, परंतु इसके बावजूद भी जम्मू और कश्मीर को हिंसा, सीमा पार का आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी, और इसके अतिरिक्त तथा बाहरी और इसमें इसके आंतरिक तथा बाहरी प्रभाव भी सामने आए। इसके परिणाम स्वरूप कई लोग भी मारे गए, जिनमें निर्दोष नागरिक, जिन्हें कोई गलती नहीं थी, वो भी मारे गए। सुरक्षा कर्मी, सेना के जवान और उग्रवादी भी शामिल थे। इसके अलावा कश्मीर घाटी से बड़े पैमानों पर कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। एक फिल्म आई थी विद्या कश्मीर फाइल, देखी? कीमत देखो थे तो कश्मीरी पंडितों का पलायन होता कहां से? जम्मू कश्मीर से। कश्मीरी पंडितों का पलायन 1990 के दशक में होता है। ये तुम्हारी किताब में आगे बात से याद आ गई मुझे। कश्मीरी पंडितों का क्या होता है? पलायन। पलायन समझते हो? यानी यहां से उनको निकाल दिया, भगा दिया कि तुम कश्मीर छोड़ के भाग जाओ यहां से। फिर ये कश्मीरी पंडित यहां से भागे, फिर अलग अलग राज्यों में जाके बसे। जम्मू कश्मीर का मूल जहां पे घर था इनका, वहां से इनको निकाल दिया, ऐसे भगा दिया उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने, यार होगे मार देंगे हम, तो वो डर के भाग गए। जम्मू और कश्मीर 3 सामाजिक क्षेत्रों जैसे जम्मू, कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ है। जम्मू क्षेत्र में छोटी पहाड़ियां हैं और मैदानी भाग है। जम्मू में कैसा भाग है? मैदानी भाग है, छोटी छोटी पहाड़ियां। इसमें मुख्य रूप से कौन रहते हैं जम्मू में? हिंदू, मुसलमान और सिख अन्य मतों के लोग भी हैं,
लेकिन मेन कौन है? हिंदू। कश्मीरी क्षेत्र में मुख्य रूप से कश्मीर घाटी है और यहाँ रहने वाले अधिकांश कश्मीरी क्या हैं? मुसलमान हैं और शेष हिंदू, सिख, बौद्ध अन्य भी हैं। लद्दाख मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र, लद्दाख में पहाड़ियां होती हैं और इनकी जनसंख्या बहुत कम है। लद्दाख क्षेत्र ऐसा वहां पर जनसंख्या बहुत कम है, जिसमें लगभग बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान है ना, हिंदू नहीं, मुसलमान इसमें, बौद्ध यहाँ पे मुसलमान। तो घणो देख रही हो, पहले बोलता हूं, हाँ, बौद्ध और मुस्लिम है। अब देखो समस्या की जड़ें क्या है, कि यहाँ पे समस्या क्यों आती है? समस्या की जड़ें 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर यानी J&K एक राष्ट्रीय रियासत थी। पहले क्या थी ये रियासत? हमने पढ़ा पहले पाठ है, 565 रियासतें थी, उसमें एक जम्मू कश्मीर भी थी। इसके शासक महाराजा हरि सिंह, पटेगा पहले, राजा हरि सिंह को भारत या पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते। हरि सिंह ने कहा न तो मैं भारत में जाऊंगा ना मैं पाकिस्तान में, बल्कि अपनी रियासत के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे, अलग से अपन रियासत रखें, अपना अलग देश रखें। पाकिस्तानी नेताओं ने सोचा कि कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि रियासत का अधिकांश आबादी क्या है? मुसलमान है। मैंने बताया ना, कश्मीर में कौन रहते हैं सर्वाधिक? मुसलमान। तो पाकिस्तान ने सोचा है मुसलमान रहते हैं तो कश्मीर किसका होना चाहिए? पाकिस्तान का। परंतु उस रियासत के लोगों ने इसे इस तरह नहीं देखा। रियासत के यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उन्होंने लोकल लोगों ने उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वे कौन है? कश्मीरी है। कौन है? क्योंकि भारत का उसमें हिस्सा था ही नहीं, पहले वो कश्मीरी है। क्षेत्रीय अभिलाषा का ये मुद्दा कश्मीरियत कहलाता। क्या कहलाता है? कश्मीरियत। ये शब्द क्या बना है? कश्मीरियत। कश्मीरियत यानी हम पहले क्या है? कश्मीरी हैं, कश्मीरी लोगों ने कहा। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में चलाया गया लोकप्रिय आंदोलन महाराष्ट्र से छुटकारा पाना चाहता था, साथ ही पाकिस्तान में शामिल होने का विरोध था। देखो एक शब्द आ रहा है यहाँ पे, पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। कौन सी है? अरे आवा नहीं, पार्टी कौन सी है? याद नहीं रहेगी चीजें, पार्ट बड़ा है, पढ़ लोगे बढ़िया नंबर आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी क्या थी? ये पार्टी, इसका नेता था शेख अब्दुल्ला। कौन था? जो बाद में इसका मुख्यमंत्री बना जम्मू कश्मीर का। इसका बेटा था फिर क्या नाम उसका? फारूक अब्दुल्ला, ऐसा कोई नाम था, अभी आगे आ जाएगा। शेख अब्दुल्ला क्या नाम है? पार्टी कौन सी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता शेख अब्दुल्ला ने राजा का विरोध किया, क्या हमें राजा यहां से हटाना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने कहा यहां पे हमें पाकिस्तान में शामिल भी नहीं होना है और हमें राजा भी नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्र कश्मीर चाहिए। किसने कहा? शेख अब्दुल्ला ने। कौन सी पार्टी? नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था, यहां धर्म सभी धर्मों को समान मानेगा और इसका कांग्रेस के साथ लंबे समय से संबंध था। कांग्रेस के संबंध था ये। शेख अब्दुल्ला नेहरू सहित कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के व्यक्तिगत मित्र थे। किसके मित्र थे ये? नेहरू के। नेहरू जी थे अपने, तो नेहरू जी से इनकी दोस्ती थी। नेहरू जी के क्या थे? ये क्या थे? व्यक्तिगत मित्र थे और कांग्रेस से इनके संबंध भी अच्छे थे। अक्टूबर 1949 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी तरफ से क्या भेजे? कबायली, पटेगा बहुत बार, कबायली घुसपैठिए भेजे। इसने महाराजा को भारतीय सैनिक सहायता लेने के लिए बाध्य किया। भारत ने सैनिक सहायता दी और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया। परंतु यह भी तय हुआ कि जब महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए, जब हस्ताक्षर किए उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तभी यह बात हुई कि वल्लभ भाई पटेल का पहले साइन कर, पहले भारत में इसको भी नहीं, सेना भेजो, बाकी नहीं भेजो, हमारा की काम तुझे, ठीक है। परंतु चूंकि पाकिस्तान ने संयुक्त आगे ये दो पे निकाल के, परंतु चूंकि पाकिस्तान ने राज्य के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण जारी रखा। किसके हिस्से पर? जम्मू कश्मीर के। इसलिए मामले को कहां ले जाया गया? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। मामला कहा जाता है ये बाद में यूएनओ। पढ़ा यूएनओ हमने? यूएनओ में मुद्दा ले गए नेहरू जी, और नेहरू जी ने ये कर दी गलती, तो यहां पे हो जाता जम्मू कश्मीर मुद्दा अटक गया, आज तक अटका हुई है। देखो, जिसने दिनांक 21 अप्रैल 1948 के अपने प्रस्ताव में, किसने दिनांक को? 21 अप्रैल 1948 का प्रस्ताव है, यूएनओ का प्रस्ताव, ठीक है। अपने प्रस्ताव में मामले को निपटाने के लिए 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। कितने चरणों की? यूएनओ ने कहा कितने चरण होंगे? 3 चरण। पहला चरण कौन सा? देखो, पहला पाकिस्तान को अपने वे सारे नागरिक वापस बुलाने थे जो कश्मीर में घुस गए थे। जो नागरिक पाकिस्तान के कश्मीर में गए थे उनको वापस बुलाना है, यानी पाकिस्तान को
अपने नागरिकों को कहां से बुलाना है? कश्मीर से। नागरिकों को कश्मीर से बुलाना होगा, तो कश्मीर से वापस बुलाना। कौन बोल रहा है? नाम बताना इसका। अरे पीछे क्यों बोल रहा है? सरा बैठ जा, ले मिलियो, बैठ जा, बैठ जा। फिर समझ में नहीं आएगा पार्टी। पहला क्या चरण बताया उन्होंने? 3 चरण। पहला चरण की पाकिस्तान ने जो अपने नागरिक भेजे कश्मीर के घुसपैठ किए, उनको वापस बुलाना होगा। दूसरा, भारत को धीरे धीरे अपनी फौज कम करनी थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। भारत को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ेगी, यानी भारत को फौज कम करनी पड़ेगी। केवल इतनी सेना रखनी है जो वहां पे शांति व्यवस्था बनाए रखे, बाकी सेना अपनी वापस बुलानी होगी। तो भारत को फौज कम करनी होगी, यानी बुलानी होगी। केवल इतनी सेना रखनी है जो वहां पे शांति व्यवस्था बनाई रखे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, बस। तीसरा चरण, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से क्या कराए? जनमत संग्रह। क्या कराए? जनमत संग्रह क्या होता है? जूनागढ़ गुजरात याद करो। जनता की सहमति क्या है? जनता किस में रहना चाहती है? भारत में रहना चाहती है, पाकिस्तान रहना चाहती है? जनता से पूछे अपन, तो क्या कराए वहां पे? जनमत संग्रह। तीनों चरण कौन बता रहा है? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। कब बता रहा है? 21 अप्रैल 1948 को अपने 3 चरण बता रहा है, ठीक है। परंतु इस प्रस्ताव के अंतर्गत कोई प्रगति ना हो, उसकी तीनों बातें लागू इतनी नहीं हुई। इसी बीच मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्या बन गए? प्रधानमंत्री। जब वहां संविधान बनता है उससे पहले वहां प्रधानमंत्री रहते हैं, बाद में मुख्यमंत्री होते हैं। मैंने कहा ना अलग संविधान था, 1965 बनता है शायद, अभी आएगा आगे 1965 होगा। उससे पहले तो यहाँ पे कौन बनता है? प्रधानमंत्री। कौन बनता है पहला प्रधानमंत्री? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में क्या बनता है? ये पहला प्रधानमंत्री। इसका नाम तुम्हें याद रखना है, मुख्यमंत्री नहीं। क्या है ये? जम्मू कश्मीर का पहला प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला। कौन सी पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। कौन सी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जबकि भारत अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसे अस्थायी स्वायत्ता देने के लिए सहमत हो गया था, ज्यादा मांग देने के लिए, ज्यादा अधिकार देने के लिए स्वायत्त हो गया अनुच्छेद 370 के तहत, ठीक है। उस समय राज्य में सरकार का मुखिया क्या कहलाता था? प्रधानमंत्री। अभी क्या कहलाता है? मुख्यमंत्री। पहले क्या कहलाता था? प्रधानमंत्री। थोड़ा इसको और कर लें, जम्मू कश्मीर खत्म ही करा आज। चलो बीच में एक बार इसको ही कर लें। द्रविड़ आंदोलन, इसे एक पेज पीछे आ रहा है। द्रविड़ आंदोलन बताऊं या लिखूं? द्रविड़ आंदोलन, द्रविड़ यानी द्रविड़िस्तान बनाने की अलग मांग। यह द्रविड़ आंदोलन क्या बे नारा क्या था? देखो, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए और दक्षिण दिन दिन घटता जाए। इसको खोलो गेटो, बढ़िया आएगी। द्रविड़ आंदोलन का नारा होता है कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, यानी सर्वाधिक आप अधिकार किसको दे रहे हो? उत्तर वाले राज्यों को। जैसे अपना आ गया, राजस्थान आ गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को आप अधिकार दे रहे हो और दक्षिण को आप अधिकार नहीं दे रहे हो, यानी उत्तर हर दिन बढ़ रहा है और दक्षिण हर दिन घट रहा है। यह द्रविड़ आंदोलन के एक बेहद लोकप्रिय नारे का हिंदी रूपांतरण है। यह आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर आंदोलन था। कौन सा? द्रविड़ आंदोलन। भारतीय राजनीति में यह आंदोलन क्षेत्रीयवादी भावनाओं की सर्वप्रथम और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति था। हालांकि आंदोलन के नेतृत्व के एक हिस्से की आकांक्षा एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की थी, पर आंदोलन ने कभी सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनाई, यानी कभी उन्होंने हथियार नहीं उठाए, हिंसा नहीं की उन्होंने, हिंसात्मक तरीके से आंदोलन चलाया, द्रविड़ आंदोलन। नेतृत्व ने अपनी मांग आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बहसों और चुनावी मंच का इस्तेमाल किया। द्रविड़ आंदोलन की बागडोर तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर। क्या नाम आएगा? बोला नहीं, ईवी रामास्वामी नायकर। ये फोटो दे देगा साइड में, इंपोर्टेंट है। ईवी रामास्वामी नायकर, इनका महत्वपूर्ण नाम है, उपाधि है पेरियार। क्या उपाधि है? पेरियार। क्या उपाधि है? पेरियार। उसको बंद कर दे गेट को ना। उपाधि क्या है? पेरियार। हम क्या पढ़ रहे हैं? द्रविड़ आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन क्या मांग है इनकी? कि द्रविड़िस्तान नाम का हमें अलग देश दो। इनका नेता कौन होता है? ईवी रामास्वामी नायकर। ये नाम तुम्हें याद रखना है, ईवी रामास्वामी नायकर, जिनकी उपाधि क्या है? पेरियार। क्या उपाधि है? पेरियार। ये एक आंदोलन चलाते हैं 1925 में, उसका नाम है आत्मसम्मान आंदोलन।
क्या नाम है? आत्म सम्मान आंदोलन। बचपन में एक दो घटना होती है इनके जीवन में, तुम्हारे जैसे आती नहीं है। उस घटना के बाद इन्होंने एक विरोध करना शुरू किया। किसका विरोध करना शुरू किया? ब्राह्मणों का। किसका विरोध किया? ब्राह्मणों का। और बहुत खतरनाक विरोध किया। अम्बेडकर जी विरोध करते ब्राह्मणों का, इतना नहीं किया, इन्होंने बहुत खतरनाक किया। इनका स्टेटमेंट था, इनका ना था, मेरा नहीं है ना। इन्होंने कहा कि सांप और ब्राह्मण तुम्हें नजर आए तो पहले ब्राह्मणों को मारो। ये ना ही करता, खरा खतरनाक जवाब है का। अग्रेसिव आदमी, हाँ ये खबर रियलिटी बात मजा नहीं कर रहा, जो कह रहा हूं मैं तो ना। तो पेरियार नाम से प्रसिद्ध 19वाद के प्रबल समर्थक, जाति विरोधी आंदोलन। कैसे आंदोलन? ये कैसे विरोध करेंगे? जाति विरोधी, अम्बेडकर जी की तरह जाति विरोधी आंदोलन की जाति तोड़ो, जाति विरोधी आंदोलन। एवं द्रविड़ अस्मिता के उद्भावक, राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में। शुरुआत में किसमें शामिल थे? ये कांग्रेस में। आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कब होता? आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में। ये पढ़ाऊं साइड वाला ना। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने विरोध किया? ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का विरोध किया। जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ता, जस्टिस पार्टी पहले पढ़ी थी हमने, कभी नाम आया था जस्टिस पार्टी का? कहां आया था? कहां आया था? मैं भूल गया, कहां आया था? आया क्यों नहीं आया? जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ता, संस्थापक नहीं, क्या है था ये? अभी मुझे याद नहीं आ रहा कहां पढ़ा था जस्टिस पार्टी में, कोई शामिल था इसमें, अभी याद नहीं आ रहा। जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ता और द्रविड़ कसगम की स्थापना की। इंपोर्टेंट, किसकी स्थापना की? द्रविड़ कसगम। क्यों आंदोलन कौन सा चल रहा है? द्रविड़ चल रहा है, तो द्रविड़ कसगम। और इससे निकलेगा द्रविड़ मुनेत्र कसगम, डीएमके निकलेगा इससे। डीएमके बेटा हमने अन्ना दुरई के बारे में बात की थी। अन्ना दुरई पहले जस्टिस पार्टी के थे। द्रविड़ कसगम, द्रविड़ कसगम की क्या की इन्होंने? स्थापना। यानी राजनीति कौन सी होती है? द्रविड़ राजनीति होती है वहां पे। हिंदी और उत्तर भारतीय वर्चस्व का विरोध किया। किसका विरोध करेंगे? हिंदी का विरोध करेंगे। उत्तर भारतीय लोगों एवं ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग आर्य, इस मत का प्रतिपादन किया। इन्होंने क्या कहा कि उत्तर भारतीय लोग हैं एवं ब्राह्मण हैं, उनसे द्रविड़ क्या है? अलग आर्य हैं। ऐसा किसने कहा? ईवी रामास्वामी नायकर। जो बातें मैंने बताई इंपोर्टेंट सभी इनकी। तो द्रविड़ आंदोलन की बागडोर ईवी रामास्वामी नायकर। इस आंदोलन से एक राजनीतिक संगठन द्रविड़ कसगम का सूत्रपात हुआ। किसका हुआ? द्रविड़ कसगम का सूत्रपात। यह संगठन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? ब्राह्मणों का। याद रखना तुम्हें कि द्रविड़ कसगम किसका विरोध करता है? ब्राह्मणों का। तथा उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता था। प्रारंभ में द्रविड़ आंदोलन समग्र दक्षिण भारतीय संदर्भ में अपनी बात रखता था। पूरे दक्षिण भारत की बात मैंने बताया तुम्हें, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश भी इसमें शामिल थे पहले। लेकिन अन्य दक्षिणी राज्यों से समर्थन न मिलने के कारण यह आंदोलन धीरे धीरे कहां तक सिमट कर रह गया? तमिलनाडु तक। कहां तक? तमिलनाडु तक। तो अपन पढ़ते तमिलनाडु में आज भी पार्टी चलती है, डीएमके चलती है। विजय थलपति से पहले सरकार उनकी थी डीएमके की, स्टालिन। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, कसगम या कड़गम। बाद में द्रविड़ कसगम दो दड़ों में बट गया और आंदोलन की समूची राजनीतिक विरासत द्रविड़ मुनेत्र कसगम किसके पास चली गई? इससे कौन सी पार्टी बनती है? डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कसगम। अभी कड़गम बोलो, एक ही बात है, द्रविड़ मुनेत्र कसगम। यानी द्रविड़ कसगम से ये पार्टी निकली है डीएमके। 1953-54 के दौरान डीएमके ने 3 सूत्रीय आंदोलन के साथ राजनीति में कदम रखा। आंदोलन की 3 मांगे थी, इतना तुम याद नहीं करना, बता रहा हूं मैं। पहली, कल्लाकुड़ी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम डालमियापुरम निरस्त किया जाए और स्टेशन का मूल नाम बहाल किया जाए। नाम, मेन नाम इसका क्या नाम है? कल्लाकुड़ी, वही नाम रखा जाए। संगठन की यह मांग उत्तर भारतीय आर्थिक प्रतीकों के प्रति उसके विरोध को प्रकट करती है। ये फोटो देगा देखो, तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन 1965, दिख रहा है? इतने सारे लोग इकट्ठे हैं। यहाँ पे न्यूज आ रही है, देखो ये आर्टिकल है, हिंदी प्रोटैगोनिस्ट एलिज बिड टू रिवर्स पॉलिसी, इसके विरोध में करें, हिंदी के विरोध में। दूसरी मांग इस बात को लेकर थी कि स्कूली पाठ्यक्रम में जो सिलेबस होता है स्कूलों का, उसमें कौन संस्कृति रखें? तमिल संस्कृति के इतिहास को ज्यादा महत्व दिया जाए। पहली मांग क्या थी इनका? रेलवे स्टेशन था, क्या नाम था इसका? कल्लाकुड़ी। क्या नाम है? कल्लाकुड़ी का नाम कल्लाकुड़ी रखा जाए, नया नाम ना रखें। दूसरी मांग थी जो स्कूली सिलेबस है, स्कूली पाठ्यक्रम, अरे स्कूली पाठ्यक्रम है, उसमें सिलेबस में किसका इतिहास बताया जाए? तमिल संस्कृति का। किसका दिखाया जाए? तमिल संस्कृति का।
संगठन की तीसरी मांग थी कि राज्य सरकार के शिल्पक्रम शिक्षा कार्यक्रम को लेकर थी। संगठन के अनुसार यह नीति समाज में ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, ऐसी योजनाएं लगाती हैं जो ब्राह्मणों को बढ़ावा देती है। डीएमके हिंदी को राजभाषा के दर्जा देने के खिलाफ थी। किसके विरोध थी? हिंदी के। 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की सफलता ने डीएमके को जनता के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया और डीएमके को 1967 के विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हाथ लगी। किस चुनाव में? 1967 डीएमके किस चुनाव में? 1967 के चुनाव में इसको सफलता हाथ लगती है। तब से लेकर आज तक तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ दलों का वर्चस्व कायम है। डीएमके के संस्थापक कौन थे? सी अन्नादुरई। कौन थे इसके? सी एन अन्नादुरई, बताया था ना? सी नटराजन अन्नादुरई नाम आया था हमने, ये इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो डीएमके के संस्थापक सी अन्नादुरई की मृत्यु के बाद दल में दो फाड़ हो गया। दल भी कितने हिस्सों में बट गया? दो दल कौन से होंगे? एक दल तो इससे होगा डीएमके, एक रहेगा, एक दूसरा बनेगा इसे AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कसगम। देखो इधर डीएमके के टुकड़े होते हैं। सीएन अन्नादुरई की मृत्यु के बाद क्या नाम है? कमलेश कटी देख ले, क्या नाम है? एक तो डीएमके वही द्रविड़ मुनेत्र कसगम, एक है AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कसगम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कसगम। ठीक है, इसमें एक दल मूल यानी डीएमके को लेकर आगे चला, जबकि दूसरा दल खुद को ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक यानी द्रविड़ मुनेत्र कसगम कहने लगा। यह दल स्वयं को द्रविड़ विरासत का असली हकदार बताता। कौन? ये AIADMK कहते हैं कि मैं मेन द्रविड़ कोई मैं, असली दावेदार कोई मैं। ये डीएमके वाला कौन? मैं है AIADMK, असली हकदार बताता। तमिलनाडु की राजनीति में ये दोनों दल 4 दशकों तक 40 साल तक राजनीति में रहे। डीएम क्या होते? AIADMK क्या हो, जैसे ना आपने बीजेपी कांग्रेस साहब ने उसे डीएम क्या होते? AIADMK क्या हो। इसमें एक ना एक दल 1996 से केंद्र से सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा था। 1996 जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनती है, बाद सरकार में गठबंधन में किया था डीएमके ने। इंदिरा गांधी साथ भी था, आपने पढ़ा। 1990 के दशक से MDMK, PMK, DMDK जैसे कई अन्य दल अस्तित्व में आए। तमिलनाडु की राजनीति में सभी दलों ने क्षेत्रीय गौरव के मुद्दे को किसी न किसी रूप में जिंदा रखा है। एक हीरोइन हुई है तमिलनाडु की, बाद में मुख्यमंत्री बनती है बहुत बार, नाम है जयललिता। नाम सुना? क्यों होने होता है जिंदगी? जयललिता पहले क्या है, तमिलनाडु में फिल्मों में हीरोइन थी, बाद में इसका एक बार अपमान था विधानसभा में। उसके बाद इसने शपथ कही कि जब मैं विधानसभा में लौटूंगी मुख्यमंत्री बनकर लौटूंगी। और जयललिता मुख्यमंत्री बने तमिलनाडु की। ये सब अम्मा कहो, अम्मा या कहो मुझे अपनी मां मानोगे तो सबको बेटे की तरह रखूंगी, और लड़के औरत मानोगे तो बच्चे तो कूट उठाना। तो सभी ने कहा अम्मा। और जयललिता किस पार्टी थी? AIADMK। लेकिन अभी तमिलनाडु में नई राजनीति आ गई और पार्टी कौन सी चल रही है? टीवीके थलपति विजय। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों की सरकार नहीं बनी, सरकार बन गई टीवीके की। बाकी 40 सालों तक किसी सरकार थी, या तो डीएमके या फिर AIADMK। ठीक है, देखना पड़ेगा। तमिल का वनेत्र कटगम ऐसी कुछ पार्टी नाम है, मुझे याद नहीं पक्का, अभी टीवीके याद कर रखा मैंने, क्यों अभी वो किताबों में आया नहीं इसलिए मैं नहीं पढ़ा, चलो यूट्यूब पे में देखा। अब अपने पढ़े बाहरी और आंतरिक झगड़े, कल पढ़ेंगे तो थोड़ा रिवीजन कर लेना, बोर हो जाओ। पढ़ावा? हाँ, और कल पढ़ा देंगे कल। अभी देखो अभी क्या पढ़ा हमने? द्रविड़ आंदोलन। देखो, अरे देखो द्रविड़ आंदोलन कौन थे इसके प्रणेता? AV रामास्वामी नायकर। इनकी उपाधि क्या है? पेरियार। कौन सा आंदोलन चलाया इन्होंने? कब चलाया? 1900, याद रखना है तुम्हें। ठीक है, इसमें किसका विरोध किया? ब्राह्मणों का विरोध किया। और कौन सा आंदोलन चलाया? किस पार्टी कार्यकर्ता थे? और किसी स्थापना की? और द्रविड़ कसगम से कौन सी निकली पार्टी? डीएमके फुल फॉर्म द्रविड़ मुनेत्र कसगम। और पहले आंदोलन पूरे दक्षिणी भारत में था, बाद में सिमट कर कहा गया केवल ये तमिलनाडु में। फिर डीएमके, इसके मुख्यमंत्री बनते हैं 1967 में कौन? सीएन अन्नादुरई। और इनकी मृत्यु के बाद इसके टुकड़े हो जाते हैं 2। पहला टुकड़ा डीएमके, दूसरा AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कसगम।
और इसकी मुख्यमंत्री बनती है एक बेबस है जयललिता। और अभी कौन चल रही है? टीवी की। बाकी पहले बटे दिया, बाकी बात करेंगे कल।